मैं तेज प्रताप आज़ाद HR कॉलेज अमनौर हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज मैं हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर के सिलेबस का एक टॉपिक गुप्ता पीरियड का मुख्य विशेषताएं या व्हाई इज कॉल्ड गुप्ता पीरियड गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री अर्थात गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे गुप्त काल की मुख्य विशेषताओं का या स्वर्ण युग के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है, स्वर्ण युग के कारणों का वर्णन करें। इस तीनों प्रश्नों का उत्तर सामान्य होगा। जैसा कि हम जानते हैं, गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में होती है। इसका मतलब हुआ कि महान मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जो संपूर्ण उत्तर भारत को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। यह इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, अपितु सभी भारतीयों के लिए यह रुचि का विषय होना चाहिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास का एक काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस काल में जो इस काल को हम स्वर्ण युग की संज्ञा से विभूषित करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्वर्ण युग का मतलब है शासन प्रशासन से लेकर राजा से लेकर प्रजा तक सबों में सुख और समृद्धि का दृष्टिगोचर होना, राजनीतिक स्थिरता, सैनिक श्रेष्ठता, आर्थिक मजबूती, इन सबों ने मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिससे कि भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो गया। और इसकी पुष्टि हमारे अनेक साहित्यिक स्रोतों में, जैसे कालिदास के द्वारा रचित अनगिनत रचनाओं में से कुछ, जैसे अभिज्ञान संकुतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम वर्षीय, मेघदूत आदि से स्पष्ट रूप से पता चलता है। गुप्ता पीरियड को स्वर्ण युग मानने वालों में RN त्रिपाठी जी का नाम अग्रणी है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण उत्तर भारत को एक छत्र के नीचे लाकर कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें नैतिक मूल्यों का भी समावेश किया गया। गुप्ता युग को पेरिक्लीन युग और इंग्लैंड के इतिहास का स्वर्ण युग अर्थात एलिजाबेथ के काल से इसकी तुलना की जाती है। तो आइए अब मैं इसके कुछ परंतु मुख्य कारणों को बताता हूं
कि आखिर क्यों इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग का सर्वप्रथम कारण कुशल नेतृत्व था। सबसे प्रथम कारण कुशल नेतृत्व था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। इसके बाद इस वंश में एक से एक बढ़कर राजाओं ने जन्म लिया और अपनी योग्यता एवं दूरदर्शी नीतियों के कारण अपने साम्राज्य को न केवल अक्षुण्ण रखा, अपितु अनेक विदेशी राजाओं का राज का नष्ट कर अपने राज में उसे मिला लिया। बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम से, जिन्होंने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए लिच्छवियों का एक जो मजबूत साम्राज्य था, उस साम्राज्य के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध कायम कर लिया और लिच्छवी राजकुमारी से विवाह कर लिया। इसी तरह समुद्रगुप्त, जो संपूर्ण उत्तर और दक्षिण भारत को विजित कर या तो राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया गया या नहीं तो उनके नाम पर शासन करने का सनद दिया गया। कुछ एक राज्यों में अपने सामंतों को बिठा दिया गया। उसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त ने हुनों को भारत की धरती से बाहर कर दिया। इस तरह कुशल नेतृत्व ने, योग्य उत्तराधिकारी ने गुप्त साम्राज्य को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दूसरा कारण है राजनीतिक एकता। इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की गई कि इसे बेहतर भारत की संज्ञा दी गई। दक्षिण भारत के कुछ एक राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग संपूर्ण भारत, कुछ उत्तर पश्चिमी सीमाओं को भी छोड़कर लगभग भारत के हिस्सों पर इनका आधिपत्य था। तो दूसरा कारण हो गया बेहतर भारत का निर्माण या राजनीतिक एकता की स्थापना। तीसरा कारण है आर्थिक सुदृढ़ता। और आर्थिक सुदृढ़ता गुप्तों की कुशल प्रशासन से जुड़ी हुई है, क्योंकि कुशल प्रशासन के अभाव में आर्थिक सुदृढ़ता की इच्छा करना बेईमानी प्रतीत होती। जैसा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत में आए, यहाँ का भ्रमण किया और इस काल के बारे में उन्होंने लिखा है कि इस काल में, इस समय चोरी डकैती का कोई भय नहीं था। इसी तरह से अल्टेकर ने लिखा है कि सर्वत्र सुखी और समृद्धि एवं शांति का वातावरण था। कृषि के विकास के लिए उस पर ध्यान दिया गया, सिंचाई व्यवस्था पे ध्यान दिया गया। अतः परिणाम स्वरूप कृषि अधिशेष की प्राप्ति हुई, जो नगरों के स्थापना में मुख्य भूमिका का निर्वहन किया। उसी तरह से संपूर्ण भारत में सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का का प्रचलन गुप्त काल में ही हुआ। इस तरह से
गुप्तों की आर्थिक समृद्धि ने उसकी प्रजा को भी समृद्धि प्रदान की। पांचवा कारण है साहित्य और विज्ञान का विकास। चूंकि गुप्त राजाओं ने अनेक विद्वानों को अपने राजसभा में आश्रय दिया, आदर दिया, उसमें प्रमुख रूप से कालिदास, भारवी, वसुमित्र, ब्राह्मीर महत्वपूर्ण है। अमर ने अमरकोश लिखकर कृषि और उसके प्रकारों पर वर्णन किया। ब्राह्मीर ने अपने ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा नक्षत्रों के बारे में बताया और नक्षत्र का क्या प्रभाव मनुष्यों पे पड़ता है उन्होंने भी बताया। उसी तरह से विज्ञान की प्रगति भी छठा कारण, विज्ञान की प्रगति जिसमें सर्वप्रमुख रूप से हम आर्यभट्ट को लेते हैं। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही हमें बताया कि सूर्य नहीं पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है और सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा के आ जाने के कारण ग्रहण लगता है। इसी काल में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ जो कि भारत की प्रमुख देन है विश्व के इतिहास में। यही नहीं, आर्यभट्ट ने अपने गणितीय आकलन से, गणितीय आंकड़ों के सहारा लेकर उन्होंने जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का गणना किया। आप आश्चर्य करेंगे कि वो आज वैज्ञानिक और एडवांस यंत्रों के विकास के होने से भी उसकी परिधि नापी गई तो लगभग उतना ही आया। ये बातें उस समय की वैज्ञानिक प्रगति और तर्कपूर्ण वातावरण का द्योतक है। इसी तरह से नैतिकता का अगला कारण, नैतिकता का पालन। संपूर्ण हिंदू इतिहास में नैतिकता का जो पालन किया गया उसमें भी गुप्ता का काल अपने आप में उल्लेखनीय है। फाहियान ने लिखा है कि लोग मांस मदिरा तो दूर लहसुन प्याज तक वर्जित कर दिए थे और वो भी अपनी मर्जी से। मानवीय संबंधों को निर्वहन करने में नैतिकता का उच्च स्थान प्राप्त था। इसी तरह से वास्तुकला, अगला कारण वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, धातुकला, इन सभी विधाओं में गुप्त काल में उल्लेखनीय प्रगति हुई। सर्वप्रथम मैं वास्तुकला को लेता हूं। इसमें ना सिर्फ राजमहलों का निर्माण किया गया वरन अनेक धार्मिक मंदिरों का निर्माण किया गया जो प्रसिद्ध है, जैसे दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। ये सब प्रमुख मंदिर है जिसमें वास्तुकला का उल्लेखनीय विशेषता और कलाकारी दिखाई गई है। उसी तरह से चित्रकला में अजंता की गुफाएं आज भी सर उठाए खड़ी है। श्रीमती ग्रेवेस्का ने, जिन्होंने
अजंता की गुफाओं के चित्रकला पे अपना लेख लिखा है। उनका कहना है कि ये चित्र अलौकिक प्रतीत होते हैं। जिस भाव से रंगों का प्रयोग किया गया है, उदाहरण स्वरूप अजंता की गुफा में मरना सन राजकुमारी की चित्र बहुत ही मार्मिक है। अगला कारण जो हम लोग देखते हैं, ये काल संस्कृत भाषा के लिए उन्नति का काल था। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि गुप्त राजाओं ने संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दिया, जिसके कारण संस्कृत भाषा में अनेक रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अगला कारण है व्यापार वाणिज्य भारत के पक्ष में होना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शक्तिशाली गुप्तों ने जावा, सुमात्रा, बाली, मलय, चंपा, कंबोडिया आदि द्वीपों पर अपने उपनिवेश स्थापित किए या अपने व्यापारिक वस्तुओं के भंडारण के लिए वहां अपने गोदामों का निर्माण करवाया और इस तरह से गुप्त सम्राटों की कीर्ति भी वहां तक पहुंची। इसका अगला कारण है धार्मिक सहिष्णुता का विकास। जैसा कि हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि स्वयं गुप्त साम्राज्य के राजा वैष्णव थे, लेकिन अपने मत के अनुसार उन्होंने कभी शासन नहीं किया। सभी धर्मों को, सभी धर्मावलंबियों को पर्याप्त रूप से आज़ादी दिया, जिसमें प्रमुख रूप से अमाक्र देव नाम का व्यक्ति जो बौद्ध था और इनका सेनापति था। उसी तरह से शिखर स्वामी और वीर सेन शैव था, लेकिन इनके यहाँ उच्च पदों पे काबिज था। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय गुप्त साम्राज्य को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के काल को, विशेषकर चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को माना जाता है। लेकिन सभी विद्वान इस काल को स्वर्ण युग मानने से इनकार करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से डी.एन. झा, डी.डी. कौशाम्बी प्रमुख है। डी.डी. कौशाम्बी का कहना है कि गुप्त काल में राष्ट्रीयता का विकास संभव नहीं था और राष्ट्रीयता ने गुप्तों को ही सबलता प्रदान की, ना कि गुप्तों ने राष्ट्रवाद को सबलता प्रदान किया। उसी तरह से डी.एन. झा सर कहते हैं कि उच्च वर्णों को छोड़कर नीचे के वर्णों के वर्गों के लोगों के लिए यह काल कुछ विशेष कार्य नहीं कर सका। और जैसा कि तत्कालीन समय में लिखी गई साहित्य की रचनाओं से ज्ञात होता है, जिसमें कहा गया है कि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं और निम्न वर्ग के लोग प्राकृत भाषा के द्वारा अपने कार्यों को संपन्न करते हैं, अर्थात उनकी बोलचाल की भाषा प्राकृत थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है।
इसके लिए मोटे तौर पर संक्षेप में मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, राजनीतिक एकता, धार्मिक स्वतंत्रता, मजबूत आर्थिक स्थिति, साहित्य और विज्ञान का विकास, कला और वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला जिसमें कांस्य बुद्ध की प्रतिमा, धातु कला में भी मेहरौली का लौह स्तंभ अपने आप में अद्वितीय स्थान रखता है, जो आज भी ये बताता है कि धातु कला कितनी उच्च कोटि की थी कि इतने वर्षों के बाद भी वो अपनी जगह पे जैसे ज्यों का त्यों खड़ा है। कुशल प्रशासन, नैतिकता इत्यादि कारणों ने गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से विभूषित किया है। जय हिंद, जय भारत।